हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म कंप्लीट वाइजली में। मैं निखिल सिंह एसएससी सीजीएल 2022 में सिलेक्टेड हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है उन लोगों के लिए जो अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वो जॉब एसएससी सीजीएल से ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं है और वो चाहते हैं या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वो वहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्टेबल जॉब हो, एक मिनिस्ट्री में जॉब हो या फिर कोई इंस्पेक्टर की जॉब वो करे। तो उनका ये एम है। तो और वो चाहते हैं कि वो अपनी जॉब छोड़े भी ना और उसके साथ किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सके। उससे पहले मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैं खुद जब मैं एसएससी सीजीएल क्वालिफाई नहीं किया था उससे पहले या अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है 2022 के थ्रू। अभी भी मैं क्या कहते हैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, एक एमएनसी में, जो कि जिसका नाम है कैपजेमिनी। आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो आपको पता होगा कि आईटी सेक्टर में मैं लगभग 9.5 आवर्स काम करता हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ाई की। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक पर्सन ऐसा होऊंगा कि जिसको थोड़ा बहुत इस पर ठीक आइडिया है, क्योंकि मैंने खुद एक मतलब कि जॉब के साथ प्रिपरेशन की है एसएससी सीजीएल की, और मैंने जॉब मतलब सीजीएल को क्वालिफाई भी किया है। तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो सही इसमें डायरेक्शन बता सकता हूँ। क्या अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिस स्ट्रेटजी को आप अच्छे तरीके से यूज करो, अगर फॉलो करो उसी तरीके की स्ट्रेटजी, तो आप अच्छा कर सकते हो एसएससी सीजीएल में। उससे पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखो, जैसे कि अगर डिस्क्लेमर ये है कि जैसे लोग बोलते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन बहुत कठिन है, तो इज एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन हार्ड? तो देखो, मैं क्या बोलूँगा, अगर आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, वर्किंग पर्सन हो, तो मतलब आपने वहाँ पे पहुँचने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत की होगी। तो अगर आप जितना मेहनत पर डे अगर 9-10 घंटे अगर जॉब करने में दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, आपके लिए इतना कठिन नहीं होगा, आप खूब आराम से कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे काम कर सकते हो कोई, तो आप एसएससी सीजीएल को भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो यही मेरा डिस्क्लेमर है। तो देखिए, दूसरा डिस्क्लेमर मेरा ये है कि देखो, एसएससी सीजीएल बिल्कुल भी टफ नहीं है। एसएससी सीजीएल अगर आप राइट डायरेक्शन में काम करते हो और मतलब कि आप अपना मतलब माइंडसेट एकदम क्लियर रखते हो कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हो। आप अपना टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करते हो। तो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन लगभग 6 से 7 महीने का ही एग्जामिनेशन है। 6 से 7 महीने में आप इसको क्लियर कर लोगे। इतना मतलब टफ एग्जामिनेशन नहीं होता, बस एकदम नॉर्मली। बस हाँ ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना भी सिंपल भी नहीं होता कि आप पढ़ो ही मत, आपका हो जाएगा, ये भी नहीं होने वाला। अगर आप 4 घंटे 5 घंटे दे रहे हो दिन में और प्रोडक्टिव दे रहे हो और 4 महीने दे रहे हो, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर लोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा ये टॉपिक होने वाला है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2024 विद योर जॉब। सो हम पहले इसमें बात करेंगे कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका जैसे दो तरीके के लोग होंगे। एक होंगे जैसे मेरा था, मैं मंडे टू फ्राइडे वर्किंग था। मतलब मंडे टू फ्राइडे फिक्स नहीं रहता था मेरा। कैसे था कि 5 डे वर्किंग था वीक में, वही बोल सकते हो 5 डे वर्किंग था, और बाकी के 2 दिन मेरा ऑफ रहता था। कभी कभी मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी। और कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जिनका 6 डे वर्किंग हो, 6 डे वर्किंग, तो उनको थोड़ा सा अलग स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी। देखिए, जिनका 5 डे वर्किंग होगा उनका लगभग 9 आवर पर डे का वर्किंग होगा, 9 आवर वर्किंग होगा उनका। और जिनका 6 डे वर्किंग होगा उनका लगभग 8 आवर ही पर डे वर्किंग होगा, 8 आवर वर्किंग। तो देखिए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल आपका रेडी होना चाहिए। और हाँ, मतलब कि आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये काम करना पड़ेगा। और दूसरा, सबसे हम लोग जब मतलब गलती क्या करते हैं, किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारी सबसे गलती होती है हम काम को टालते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको काम को टालना नहीं है, हमको बहुत फिक्स रहना है कि नहीं देखो मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। मतलब 2-4 मिनट का लेट होता है ठीक है, बट बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है। तो देखिए, जैसे आपको पता होगा कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं, और एक पर्सन अगर 9 आवर में मानता हूँ 9 आवर वो वर्किंग है, तो उसके जो टोटल बचे और प्लस लगभग उसको 7 से 8 घंटे उसकी स्लीप चाहिए। तो 9-8 कितना हो गया, 17 आवर मैं निकाल देता हूँ, 17 आवर निकाल देता हूँ। बचा कितना आपका, 24 - 17, 4 3 7 आवर बचता है। अगर 7 आवर के बाद भी मैं मान लेता हूँ आप खाना खाने, नहाने धोने इस सब में टाइम लगाते हो, 2 घंटे में इधर इन सब चीज़ों में भी माइनस कर देता हूँ, जो भी आपका कोर है, मतलब कि जो आपका काम है घर का घरेलू काम, उसमें तो
5 आवर तब भी आपको बचता है। अगर उस 5 आवर में आप 3 आवर पर डे देते हो तो 3 आवर पर डे फॉर योर प्रिपरेशन, तो देखिए ये भी बहुत ही बहुत ही फ्रूटफुल टाइम है। अगर आप रेगुलरिटी बनाए हो इतने, तो आप समझ ही नहीं सकते कि आप बहुत ही आसानी से एग्जामिनेशन को लगभग, मैं बोलता हूँ अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो वो 5 मंथ में वो कंप्लीट कर लेगा। और अगर क्या कहते हैं थोड़ा सा एक ऐसा स्टूडेंट है जो काफ़ी ब्रिलियंट है तो उसको मान लो 3 से 4 मंथ लगेंगे। और अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो काफ़ी कमज़ोर है, मतलब कि उसको कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज स्टूडेंट, ये बोल सकते हैं प्रॉडजी, जो कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। और तीसरा अगर थोड़ा सा कमज़ोर स्टूडेंट, उसकी बेसिक भी नहीं आती, तो उसको लगभग मान लो 7 से 8 मंथ्स लगने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन में, 7 से 8 मंथ्स। तो ये इतना टाइम आपको लगभग देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने निकाला 3 आवर, 3 से 4 आवर पर डे की स्टडी ना, तो आप कैसे कर सकते हो। आप जैसे मॉर्निंग में उठते होगे ना, मॉर्निंग में आप सो के उठे, आप अपना काम वाम किए, तो आप ऐसा ट्राई करो कि आप 5 से 6 बजे ही मॉर्निंग में उठो, 5 से 6 बजे। अगर आपकी जॉब होगी तो लगभग 9 बजे से आपकी जॉब स्टार्टिंग होगी, 9 बजे 9 AM पे आपको निकलना पड़ेगा फॉर जॉब ना। तो अगर आप 5 बजे उठते हो, 5 बजे मैं लेता हूँ, अगर 5 बजे उठते हो तो आपके पास कितने गैप का 4 आवर मिलता है मॉर्निंग में ना। अगर 4 आवर में आप लगभग 2 आवर स्टडी के लिए दे देते हो मॉर्निंग में, तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस 2 आवर में क्या करो आप, जैसे कि देखिए इसमें क्या होते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं SSC CGL में, मैथ, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद इंग्लिश और फिर GS। देखिए GS में तो बहुत सब्जेक्ट होते हैं, तो GS आप कैसा कर सकते हो, GS को मैं बताऊंगा कैसा पढ़ सकते हो आप। बट अगर आप मैथ की बात करते हो तो मैथ में आप क्या कर सकते हो कि आप, अगर आपकी मैथ बेसिक अच्छी है तो आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो, SSC PYQ की बुक प्लस एक कोई थ्योरी बुक, कोई भी थ्योरी बुक बहुत सी है। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो, तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट पे SSC वाले प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो वहाँ पे जो बुक यूज करने के लिए मैंने बोला है वो बुक आप यूज कर सकते हो। और कोई भी एक PYQ की बुक ले लो, आप पिनाकल की ले लो, या फिर जिसकी भी हो, पिनाकल ले लो या फिर किरण की ले लो, आप वो बुक ले लो। पहले आप थ्योरी करो। अगर आपको फिर भी अगर बेसिक भी नहीं पता, आपको आता ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, मैथ का कोई वीडियो लेक्चर ले सकते हो किसी भी टीचर का, या फिर यूट्यूब पे भी सारे टीचरों ने, बहुत से टीचरों ने करा चुका है यूट्यूब पे। तो आप सारे सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर के नाम लिख लो, मैथ में कितने चैप्टर्स हैं, और फिर उन चैप्टर्स को यूट्यूब से कवर कर लो बेसिक। उसके बाद PYQ लगाओ, बस लगभग 1.5 घंटे डेली दो। और फिर जो आपके आधे घंटे बचे, आप आधे घंटे में, अगर आप देखो 3 घंटे दिन में दे रहे हो तो आप 1 घंटे दो मैथ में डेली, 1 आवर। बट आप अगर 3 आवर दे रहे हो तो लगभग 1.5 आवर पर डे दो मैथ को पढ़ने के लिए। और आप ट्राई करो कि अगर आप कर सको तो मैथ को 1.5x पे करके देखो वीडियोज, अगर वीडियोज देखते हो थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बात आई अगर रीजनिंग की, तो देखिए ये सबसे सिंपल होता है, SSC में सबसे सिंपल यही होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग को आप क्या कर सकते हो, अगर आप 40 से 45 मिनट पर डे दे रहे हो और साथ ही साथ आप PYQ देख रहे हो, इसका भी PYQ का बुक ले लो, तो आप लगभग PYQ में आप पहले खुद कि क्वेश्चंस को देख के खुद से अटेम्प्ट करोगे ना, 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो आप लगभग 15 क्वेश्चन तो बना लोगे, 15 के आप 22-23 बना लोगे। बट दिक्कत क्या होती है कि इसमें टाइमिंग आपको 15 मिनट में करना पड़ेगा ये 25 क्वेश्चन। बट अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको उसमें बस टाइम मैनेज करना रहता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखते रहो तो आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है रीजनिंग और मैथ में। तो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं वो आप देखते रहोगे, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से PYQ को पढ़ो, प्लस आप डेली प्रैक्टिस करो, आप रीजनिंग कर लोगे पूरा अच्छे तरीके से, आप रीजनिंग 50 पा भी जाओगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है वीडियो लेक्चर की, तो मैं पूरा रीजनिंग करा रहा हूँ अपने चैनल इस कॉम्पिटिटिव वाइजली में, यहाँ से आप पूरा रीजनिंग आप देख सकते हो, पूरा रीजनिंग आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करना, आपका 50 में से 50 खूब आराम से आ जाएगा, नहीं आएगा तो 45 प्लस तो आप पाओगे ही। ये है रीजनिंग, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो रीजनिंग का आपका यही करना है, इसके लिए भी आपको 40 से 45 मिनट देना है। जो मैं वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो 40 मिनट के ही रहते हैं। अगर आप 1.5 पे करके देखते हो तो और भी कम टाइम लगेगा, बट अगर आप 1.5 पे नहीं करके देख पाते, 1 पे ही देखते हो, 1x पे ही, तब भी काफ़ी है।
आप ठीक है, इसको वीडियो एक चैप्टर से आपने कंप्लीट कर लिया, कोई चैप्टर पहले आपने रीजनिंग का कोई चैप्टर कंप्लीट किया, जैसे मेरे वीडियो से मैं चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने प्रीवियस ईयर बुक से आपने प्रीवियस ईयर के उस चैप्टर के 100 क्वेश्चंस लगा लिए, और फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया, आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए, फिर आप दूसरा चैप्टर करो, फिर आप मिक्स क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का मॉक होता है उधर जाके आप मिक्स क्वेश्चन आप 25 पूरे लगाओ, भले ही आप सिर्फ 10 ही सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन आप जो 15 नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसको भी देखो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको सोल्यूशन किस तरह से होगा, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आने लगेगा, हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे सोल्यूशन होता है, और आप अच्छा करने लगोगे रीजनिंग में। मतलब कि आप अगर रीजनिंग में 30 से 35 दिन आप 1 घंटे डेली देते हो, 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे, तो आप मान लो 35 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में आप रीजनिंग में इस तरीके से आ जाओगे कि 40+ नंबर स्कोर करने लगोगे, और फिर 20 दिन और 30 दिन और प्रैक्टिस करोगे अच्छे से चैप्टर सारे खत्म करने के बाद, तो आपका स्कोर लगभग 45+ आ जाएगा। और फिर 50+ आपके लक पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके शिफ्ट में थोड़ा सा कठिन हार्ड क्वेश्चन आ जाए, तो वो सब चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती है, तो आपको बस प्रैक्टिस करना हो गया रीजनिंग का। अब रीजनिंग की बात आती है जीएस, इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए इंग्लिश एसएससी का सबसे ज़्यादा मतलब वेटेज वाला है, क्योंकि देखिए जो एसएससी सीजीएल का जो अभी पैटर्न है या फिर जो सीएचएसएल का पैटर्न है, उसमें क्या है कि रीजनिंग प्री में 50 नंबर की पूछी जाती है, बट प्री क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, बट मेंस में रीजनिंग 135 नंबर की पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा नंबर की रीजनिंग इंग्लिश पूछी जाती है मेंस में। और तो मतलब आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है, तो आप क्या करो, आप कोई वीडियो लेक्चर अच्छे से ले लो, अच्छे टीचर का, एक गोपाल वर्मा सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उनका ले लो। बट अगर आपको बेसिक इंग्लिश पहले से आती हो तो आप कोई बुक ले लो, उस बुक से फॉलो कर लोगे तो बुक से भी आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो लेक्चर लेना ही है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको आप मतलब वीडियो लेक्चर आपने इंग्लिश का ले लिया, तो आपको इसको अलग से देखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप या शाम अगर बुक लेते हो तो आप शाम वाले टाइम में भी 2 आवर निकालो। जिस तरीके से आप मॉर्निंग में 2 आवर निकाल रहे हो पढ़ने के लिए, और फिर ऑफिस जा रहे हो आप 5-6 बजे, फिर शाम को वापस आ रहे हो, तो आप मतलब फ्रेश होने के बाद 7 बजे तक आप फ्री हो जा रहे हो, तो 7 से 9 तक आप फिर से पढ़ाई कर सकते हो, या 10 तक पढ़ाई कर सकते हो आप, 2 से 3 घंटे फिर रात को आप निकाल सकते हो, तो उसमें आप रीजनिंग का वीडियो लेक्चर देख सकते हो। या फिर आपके अगर ऑफिस टाइम में थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, तो वहाँ पर भी आप मोबाइल में वीडियो लेक्चर रहेंगे, वहाँ से देख लो, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ये कर सकते हो। अदरवाइज आप बुक पढ़ रहे हो तो शाम को 1 घंटे बुक पढ़ लो, 1-1.5 घंटे इंग्लिश का। मतलब इंग्लिश में कैसा दो, आप 40 मिनट थ्योरी में दे दो, 20 मिनट आप वोकैब में दे दो, 20 मिनट वोकैब में दे दो आप इंग्लिश के लिए, और 40 मिनट थ्योरी में दे दो, बस इतना 60 मिनट आपका हो गया। मतलब कि आप 1.5 घंटे इधर दे रहे हो, लगभग आप 40 मिनट इधर दे रहे हो, 40 मिनट इधर दे रहे हो ना, 40-40 80 और 90 कितना हुआ, 170 मिनट। आप स्टार्टिंग में लगभग आप यही टाइम, इतना टाइम ही दो। जीएस के लिए क्या कर सकते हो आप, जीएस की एक बुक आती है, मैं बोल देता हूँ, वो बुक का नाम है, देखिए लूसेंट भी है, लूसेंट अच्छी है, बट उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, मतलब चीज़ें साफ दी है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, डेली एनसीईआरटी की 15 से 20 मिनट रीडिंग आप कर सकते हो, क्योंकि मेंस में भी जीएस अच्छे तरीके से पूछती है, तो एनसीईआरटी की आप 15 से 20 मिनट रीडिंग कर लो। बट उसके पहले आप ऐसा करो कि लूसेंट एक बार कंप्लीट ही कर लो, या फिर मनोहर पांडे की एक बुक आती है, पतली सी होती है, उससे आप कर लो, सारे सब्जेक्ट उसमें रहते हैं और अच्छी है। अगर मनोहर पांडे आप कर लेते हो तो रीजनिंग के जो जीएस के प्री में आप अच्छा स्कोर कर लोगे, 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन कर ही लोगे, और इतना करना ना काफ़ी है जीएस में। देखिए आपका टारगेट होना चाहिए मैथ में लगभग 45+, रीजनिंग में 45+, और इंग्लिश में 45+। हो सकता है आप किसी में 40 ही पाओ, बट दूसरे में आप 50 पाओ पूरा। हो सकता है आप मैथ में 40 नंबर ही पाओ, बट हो सकता है आप रीजनिंग में 50 पाओ या इंग्लिश में 50 पाओ, तो वो आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है चीज़ें। तो बट आपका क्या होना चाहिए, इन 150 मैथ इंग्लिश रीजनिंग में 150 में से आपका 130+ टारगेट होना चाहिए प्री के लिए। और अगर जीएस का बात करते हो तो आप जीएस 10 क्वेश्चन रखो, 10 से आप 20 नंबर भी पाते हो, 10 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, 20 नंबर पाते हो तो 150 पहुँच जाओगे। तो 150 काफ़ी अच्छा स्कोर है प्री के लिए। बट अगर आप मान लो जीएस में थोड़ा सा खराब होता है, किसी सब्जेक्ट में खराब होता है, दूसरे सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा। अगर आप 150 नहीं 140 भी पाते हो, और नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 नंबर से 15 नंबर मिलता है, तो आप 160 नंबर तक पहुंच जाओगे। और कट ऑफ जो जाती है 140
प्लस जाती है 140 145, आप कट ऑफ खूब आराम से प्री का क्वालिफाई कर लोगे। फिर आपको मेंस में पढ़ना रहेगा। मेंस की भी मैं स्ट्रेटजी लाया हूँ, उसका भी वीडियो आप देख सकते हो अगर जिन्होंने 2023 का प्री क्वालिफाई किया है। बट अगर 2024 वालों के लिए बात करें जो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो अपना अभी यही स्ट्रेटजी रखें। आपका मैं एक बार स्ट्रेटजी फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, एक बार मैं आपको स्ट्रेटजी ब्रीफ कर देता हूँ। क्या करना है आपको मैथ के लिए 1.5 घंटे देना है मॉर्निंग में। फिर रीजनिंग के लिए आपको 40 से 50 मिनट मॉर्निंग में ही दे देना है। आप ट्राई करो कि आप 5 बजे उठ जाते हो मॉर्निंग में, और 5 बजे उठ जाते हो तो आपके पास वही 2 घंटे 2.5 घंटे बचे, तो आप रीजनिंग और मैथ को आप मॉर्निंग में कंप्लीट कर लिए। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप जैसे मैथ 2 सब्जेक्ट लेके चलो, मैथ और इंग्लिश पहले पढ़ो, बट मैथ बड़ा है थोड़ा सा, आप ट्राई करो पहले रीजनिंग कंप्लीट कर लो सिलेबस पूरा। अगर जैसे आप सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाई दे पा रहे हो, तो आप ट्राई करो कि मॉर्निंग में रीजनिंग कंप्लीट करो। रीजनिंग आपका 40 से 50 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तो पढ़े, 40 का 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 घंटे पढ़ रहे हो। तो आप ट्राई करो कि रीजनिंग को कंप्लीट कर लो। जैसे आप रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप रीजनिंग को सिर्फ प्रैक्टिस करो और मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर दो। और शाम टाइम आप क्या करो, इवनिंग टाइम जब आते हो तो आप इस इवनिंग टाइम में आप 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और साथ ही साथ इंग्लिश के जीएस में भी 40-50 मिनट बस रीडिंग करो, हो गया, और कुछ मत करो। प्रीवियस ईयर की किरण की बुक ले लो और बुक प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, इतना काफ़ी है जीएस के लिए। और इंग्लिश के लिए आप कोई वीडियो लेक्चर ले लो, या फिर क्या कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश अच्छे से पढ़ना। अगर इंग्लिश आपको पहले से ऑलरेडी अच्छी आती है तो कोई बात ही नहीं, बस प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर लेके, प्रैक्टिस बाय PYQ। देखिए एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पे बहुत आपको डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे ही आने वाले हैं। और वो कैब भी आप डेली पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपको अगर, और वो कैब के लिए सबसे अच्छा चीज़ है ब्लैक बुक से आप वो कैब कंप्लीट कर लो। तो ये रही मतलब आपका इवनिंग टाइम में आपका पढ़ने के लिए। नाइट में बोल सकते हो आप, अगर 7 से 9 तक पढ़ते हो तो नाइट का ये प्लान आपका रहा। बट अगर आप चाहते हो कि आप नहीं, आप 4 सब्जेक्ट लेके नहीं चलना चाहते हो, 2 सब्जेक्ट लेके चलना चाहते हो स्टार्टिंग में, तो आप इधर रीजनिंग कंप्लीट करो और इधर इंग्लिश कंप्लीट करो। जैसे आपका रीजनिंग इंग्लिश कंप्लीट होता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 सब्जेक्ट की। तो आप क्या कर सकते हो, फिर जीएस को स्टार्ट कर दो नाइट टाइम में, और क्या कहते हैं मैथ को स्टार्ट कर दो, और 1 घंटे डेली निकाल लो कि आप इसको पढ़ने के लिए, मतलब 1 घंटे आप डेली रिवीजन करने के लिए निकाल लो। जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, जैसे मैथ और रीजनिंग और क्या कहते हैं इंग्लिश कंप्लीट कर चुके हो, तो उसका 1 घंटे डेली रिवीजन कर लो बस, और बाकी के दोनों सब्जेक्ट आप करो। इस तरीके से भी आप 4 से 5 महीने में आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। मान लीजिए मैथ जाएगा 6 मंथ, इससे ऊपर तो नहीं जाने वाला है। अगर आप मतलब डिलीजेंट हो, आप मतलब अपना हार्ड वर्क दे रहे हो, एसिडियस हो, तो डेफिनेटली आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है। और एक चीज़ और, एसएससी का जो एग्जामिनेशन होता है ना, उसका जो टफेस्ट होता है ना, टफनेस, अगर आप कैट जो MBA के एग्जामिनेशन होते हैं, CMAT होता है MBA का एग्जामिनेशन, या बैंकिंग के एग्जामिनेशन से कंपेयर करोगे ना सर, तो ये एग्जामिनेशन ना, एसएससी का एग्जामिनेशन बहुत सिंपल होने वाला है उन सब एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में। तो आप ये मत समझो कि बहुत हार्ड होगा, बस आप फोकस रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखो, सॉल्व करो उसको, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और इन सब चीज़ों के साथ मैं एक एडिशनल रामबाण देता हूँ, पैनेसिया देता हूँ हर चीज़ का। जो पैनेसिया है उसको बोलते हैं मॉक टेस्ट। तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट या फिर ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना हमेशा। वो आप कैसा कर सकते हो, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो पहले ही वीक से, हर 3 डे पे, एवरी अल्टरनेट 3 डेज, मतलब कि हर तीसरे दिन, मतलब 3 दिन के 2 दिन का गैप करके तीसरे दिन आप मॉक डेली दो। आप भले ही मॉक में सिर्फ 200 में से, प्री का मॉक 200 में से आप 50 नंबर पा रहे हो, 50 नंबर से स्टार्ट करोगे, हो सकता है आप 30 नंबर से स्टार्ट करो, बट आप अगर मॉक देते रहो ना, पढ़ने से ज़्यादा, आप जितना पढ़ाई करते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक एसएससी में। अगर आप पर डे मॉक देते हो तो आप मेरी गारंटी लो, अगर आप जब 100 मार्क पहुंच जाओगे ना, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप बस मॉक दे रहे हो, मॉक को एनालाइज कर रहे हो और उसका देख रहे हो कि जो क्वेश्चन नहीं वो किस तरीके से सोल्यूशन होगा। आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ आप 30 दिन, आप 30 मार्क लगातार दे दिए ना आपने, तो आप 100 प्लस तो ऐसे ही हो जाओगे सिर्फ मार्क से। और अगर आप थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आप 120 130 प्लस आने लगेगा आपका नंबर। तो ये पैनेसिया है मॉक टेस्ट। और जो लोग मॉक टेस्ट को थोड़ा सा भी इग्नोर करेंगे ना,
उनको लाइफ इग्नोर कर देगी, ये पक्का एसएससी का एग्ज़ाम इग्नोर कर देगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा प्री में 160 नंबर था, समझ लो। मैंने सिर्फ मार्क्स से, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था ज़्यादा पढ़ने के लिए। मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग पहले से थी इंग्लिश की, तो मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। आज भी मैं इंग्लिश के सेंटेंसेज को, मतलब मुझे इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग है, बट आप बोलोगे कि आप एग्जैक्ट मीनिंग बता दो, ये कर दो, वो कर दो, किस रूल से हुआ है, तो मुझे रूल्स नहीं आज भी पता है, बट मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेता हूँ। इसी तरीके से मेरा रीजनिंग में भी है, बट रीजनिंग मुझे अब अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गई। मैंने अपनी खुद से चीज़ों को डेवलप कर लिया, खुद से ट्रिक्स को डेवलप कर लिया है। वो आप भी कर लोगे, जब आप डेली पढ़ते रहोगे ना, आप एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपके पास, तो आप भी अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। मैथ में भी मेरा वही हाल है। मेरा मैथ का सिलेबस नहीं कंप्लीट था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, फिर भी मैंने क्या कहते हैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया। क्यों? सिर्फ मॉक टेस्ट इतना बड़ा रामबाण है। और जीएस देखिए, जीएस वही है कि जीएस अगर आप टाइम दोगे तभी आपका जीएस अच्छा होगा। जीएस आप 2 महीने में नहीं अच्छा कर सकते। जीएस के लिए आपको 4-5 महीने डेडिकेटली पढ़ना पड़ेगा, 40-50 मिनट। और ऐसा भी नहीं है कि जीएस एक दिन में 4 घंटे आप पढ़ के कर लोगे, वो भी नहीं होने वाला है। जीएस में आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा। तो मैं अभी आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने, मतलब कि जो आप लोग मेरा ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वालों के लिए जो मैंने निकाला, तो इसमें समझ में आया होगा वर्किंग लोगों के लिए। और अगर नॉन वर्किंग है तो देखो, नॉन वर्किंग है भाई तो क्या कहते हैं, आप 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। अगर कोई काम नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप पढ़ाई करो, अच्छा रैंक लाओ, अच्छी पोस्ट आओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ज्वाइन करो, एमईए ज्वाइन करो, एएसओ ज्वाइन करो इन सीएसएस, और बढ़िया 8 से 10 साल बाद IRS या फिर अंडर सेक्रेटरी बनो। मेरी यही कामना है सबसे, अंडर सेक्रेटरी बनो आप। या फिर आप अगर इनकम टैक्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप IRS ऑफिसर बनो 8-10 साल में, 15 साल में। और क्या कहते हैं, आप मतलब IAS IPS के लेवल पे आ जाओ। तो अगर आप अच्छी रैंक लाओगे तभी ये चीज़ें होने वाली है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप 8 घंटे दो, 10 घंटे दो, क्या ही दिक्कत है। और अगर जिन लोग को मतलब कि वीडियो चाहिए कि मतलब कि कौन सा बुक फॉलो करें, क्या फॉलो करें, तो उसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, उधर प्लेलिस्ट में जो वीडियो होगी एक कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2023 मेंस, तो उसमें मैंने सारी बुक को डिटेल बताया। वो मेंस के लिए और प्री के लिए भी है। बुक सेम आपको फॉलो करनी है क्योंकि सब्जेक्ट सेम होने वाले हैं, बस कंप्यूटर एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो वो आप पढ़ सकते हो प्री के बाद भी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही सब चीज़ें रही हैं। अभी मैं आपसे अलविदा मांगता हूँ और मिलेंगे अब अगले वीडियो में। और एक चीज़ और, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम और अच्छी स्ट्रेटजी ला सकें। और देखिए कि अगर आप कभी भी एक ऐसे बंदे से कोई चीज़ जान रहे हो जिसके पास उस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो देखो अलग ही चीज़ बताएगा। वो बोलेगा कि मैथ को आप 4 घंटे पढ़ो। जैसे आप देखोगे ना, टीचर्स जो होंगे वो बताते हैं ना कि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 घंटे पढ़ो। कोई टीचर आपको बोलेगा इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, और इंग्लिश के वो सबसे बड़े विद्वान हैं। तो देखो उन लोगों ने कभी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया नहीं है, एग्जामिनेशन का उनको आइडिया है नहीं, तो वो आपको ऐसा ही बताने वाले हैं। क्योंकि जो खुद से किया रहता है इंसान ना, जो बोलते हैं ना कि जब खुद के ऊपर कोई चीज़ पड़ती है तो वो चीज़ को समझता है। तो मैंने खुद एग्जामिनेशन दिया है, मैंने क्वालिफाई किया है, तो मेरी जो एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाली है। बट अगर कोई दूसरा बंदा आता है जिसने क्वालिफाई नहीं किया है और बस वो पढ़ाया, तो देखो वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो उनका बस आप पढ़ने वाला चीज़ें लो। ये चीज़ मत लो कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करा देंगे। उनकी अंडरस्टैंडिंग आप कमी, उनको इग्नोर करो। देखो एसएससी की फील्ड में आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि लोग एक टीचर को भगवान मान लेते हैं, टीचर को भगवान मान लेते हैं कि देखिए ये टीचर हमको क्वालिफाई करा देगा। भैया देखिए, अगर ये चीज़ होती तो 100 लोग हैं एग्जामिनेशन, मतलब मान लीजिए वो 100 लोग को कोई टीचर पढ़ाता है तो 100 को 100 सिलेक्शन दिला देता ना। बट रियलिटी क्या है, आप जानते हो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अगर वो 100 पढ़ाते हैं ना, तो उसमें 100 में से क्या 100 नहीं 10,000 पढ़ाते हैं ना, 10,000 बस एक लोग का सिलेक्शन करा पाते हैं जो आजकल टीचर हैं। फिर भी वो लोग बोलते हैं कि वो भगवान है, वो सिलेक्शन करा देंगे, उनके बिना सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आपको पता है पहले 10 साल पहले इतनी कोचिंग नहीं थी, बट लोग सिर्फ बुक्स को पढ़ के, और वो भी बुक्स अच्छी से नहीं होती थी, उसमें सारे सिलेबस नहीं रहता था, वो उसको पढ़ के भी लोग क्वालिफाई करते थे। मतलब टीचर नहीं थे ना, तब भी लोग, ऐसा नहीं था कि IAS नहीं बनते थे, IPS नहीं बनते थे, इंस्पेक्टर नहीं बनते थे, तब भी बनते थे। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, टीचर क्या है ना, टीचर का कंट्रीब्यूशन 0.01 है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग दिला देगा, बट सारी मेहनत आपकी होने वाली है। तो टीचर को कभी भगवान मत समझो, टीचर से उतना लो, हाँ देखो ये नॉलेज दे रहे हैं, हाँ ठीक है इनसे लो, वो करो, बट
जो एग्जामिनेशन की अंडरस्टैंडिंग वही बंदा अच्छे से बता सकता है जिसने क्वालिफाई किया है। तो आप, और दूसरी बात कि जो मेरी स्ट्रेटजी, जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी होगी, हो सकता है कि आपको वो स्ट्रेटजी काम ना करे, तो आप स्ट्रेटजी को, मतलब पढ़ाई आप करो बट स्ट्रेटजी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखो और पढ़ाई करो। एसएससी का एक चीज़ और है, एसएससी का लड़का सिर्फ इसीलिए बर्बाद है कि वो टीचर्स को भगवान मानता है और पढ़ने से ज़्यादा वो बकैतीबाजी भी रहता है कि ये टीचर करा देगा सिलेक्शन, ये करा देगा, इन्होंने ये पढ़ा दिया तो यही आने वाला है। देखो भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो मेन चीज़ होगा वो आपके पढ़ाई से होने वाला है। अगर आप मॉक टेस्ट दो, आपकी औकात वहीं पता चलती है। जो आपकी औकात है ना एग्जाम की, कि आपकी क्या औकात है एग्जाम में, आपकी ओडेसिटी क्या है, वो आपकी पता है कहाँ से पता चलती है? मॉक में। अगर आपका किसी टीचर से पढ़ रहे हो ना और आप मॉक दे रहे हो, अगर मॉक में 130 प्लस ला रहे हो, 140 प्लस ला रहे हो, तो आप समझ जाओ वो टीचर सही पढ़ा रहा है। अगर आप 140 मॉक में नहीं ला रहे हो ना, तो समझ लो आपके लिए वो टीचर नहीं है, कुछ अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। अच्छा है मतलब कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, पढ़ो उसी से जिससे समझ में आए, उससे मत पढ़ो कि जिससे समझ में ना आए बस उसका नाम हो। तो बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। और आप अगर रीजनिंग की वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, और साथ ही साथ आप वीडियोस को देख सकते हो रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाके, और स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।